अब आ रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है ये, समझेगा ध्यान से, मजा आया ऐसा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा है कि जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आने के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट सेम हो जाता है, और रेट सेम होने की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं करता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने के बाद जो सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन होगा हर एक बच्ची चीजों का, वो बदलने वाला नहीं है। ऐसा समझा हमने? इक्विलिब्रियम में जितने रेट से रिएक्शन आगे जाएगा उतने ही रेट से रिएक्शन रिवर्स आएगा, क्योंकि दोनों तरफ का रेट सेम हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो सकता है, नहीं होने वाला है चेंज। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है और तब हमने अगर मान लो रिएक्शन के किसी पैरामीटर को हमने चेंज किया बाहर से, तो रिएक्शन में क्या होगा? अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो कोई भी पैरामीटर इक्विलिब्रियम पे चेंज होने वाला नहीं है। बट अगर हमने बाहर से कुछ चेंज किया तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात याद रखना, जैसे ही हम कोई भी पैरामीटर बाहर से चेंज करेंगे, कोई भी पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर होंगे? एक कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कोई रिएजेंट और डाल दो या कोई प्रोडक्ट को निकाल दो, तो या तो आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, या तो आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, या तो आप प्रेशर चेंज कर सकते हो। तो अगर आप कुछ भी चेंज करोगे बाहर से तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा रिएक्शन वापस प्रोसीड होगा टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम अगेन। जो रिएक्शन दोनों तरफ से सेम रेट पे चल रहा था, जैसे ही हमने कोई भी पैरामीटर चेंज किया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते ही रिएक्शन वापस प्रोसीड हुआ और उसने अपने इक्विलिब्रियम को रीएस्टैब्लिश कर लिया। मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा जिस डायरेक्शन में हमारे चेंज का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए? नल हो जाए। स्टेटमेंट पढ़ो पहले एक बार। इट सेज दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर that determine the equilibrium condition of a system will cause the change in any factor will cause the system to change in such a manner, the change in any of the factor, the change in any of the factor will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counter attack the effect of the change। मतलब अगर मैं कहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा ना तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगा ताकि मेरे बढ़ाया हुआ कॉन्सेंट्रेशन वापस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। राइट। अब सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर समझते हैं, वन बाय वन पैरामीटर समझते हो तो ही आपको ज्यादा आइडिया आएगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। लेट्स से ये HI बनाने वाला प्रोसेस है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था। अब हमने क्या करा? हमने इक्विलिब्रियम पे और H2 डाल दिया। हमने क्या करा? इक्विलिब्रियम पे और H2 ऐड कर दिया। सी हमने करा एडिशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही मैंने यहां पे H2 बढ़ा दिया तो रिएक्शन में गड़बड़ हो गया, हुआ कि नहीं? राइट। जैसे ही H2 मैंने बढ़ा दिया रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से रिएक्शन वापस प्रोसीड होगा और इस तरफ प्रोसीड होगा ताकि मेरा बढ़ाया हुआ H2 वापस कम हो जाए। तो किस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड के रिवर्स? फॉरवर्ड। आप ऐसा समझो कि दो कंटेनर में पानी है, वेरी सिंपल वे, दो कंटेनर में पानी है, दोनों के एक पाइप से हमने जोड़ा हुआ है, तो दोनों कंटेनर में पानी का लेवल कैसा होगा? सेम होगा, एज पर द पास्कल्स लॉ, है ना। अब अगर मैं इधर पानी ऐड करूं, ठीक है, तो पानी किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ फ्लो होगा, तभी जाके वापस लेवल कैसे हो जाएंगे? सेम। अगर मैं इधर पानी ऐड करूं तो इस तरफ जाएगा रिएक्शन, ताकि वापस लेवल कैसे हो जाएंगे? सेम। अगर मैं यहां से पानी को निकाल दूं तो अगेन इस तरफ आएगा। ये समझ आ रही बात आपको? अगर मैं इधर से पानी को निकाल दूं तो इस तरफ आएगा रिएक्शन। बस यही बात है। तो अगर मैंने इसमें एक रिएजेंट डाल दिया, H2 अगर मैंने डाल दिया, तो H2 को कम कराने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लेगा। तो देखो आपने जैसे ही यहां पे H2 ऐड किया, देखो आपने क्या करा, आपने जैसे ही H2 ऐड किया
आपने यहाँ पे क्या करा, H2 ऐड किया, देखा सडनली H2 बढ़ गया क्योंकि आपने ऐड किया है, आपने यहाँ पे H2 ऐड किया है, सडनली H2 बढ़ा है। तो जैसे ही H2 बढ़ेगा रिएक्शन वापस कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा H2 किससे कंबाइन होगा, I2 के साथ, और क्या बनेगा, HI बनेगा, राइट। क्योंकि H2 I2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो I2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि H2 अब I2 के साथ जुड़ रहा है ना वापस, राइट। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही आपने सडनली H2 को बढ़ाया, बढ़े हुए H2 ने I2 के साथ रिएक्शन किया और I2 घट गया, देखो I2 का वैल्यू घटा, और रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा तो HI बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे HI का वैल्यू बढ़ा और वापस कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो ये वो स्टेज है जहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो हमारे H2 ऐड करने से, रिएक्टेंट ऐड करने से रिएक्शन कहां गया, फॉरवर्ड गया, फॉरवर्ड जाते ही H2 I2 वापस कंबाइन हुए और क्या बना, HI बना, राइट। तो जो H2 ऐड किया वो भी कम होता जाएगा, साथ में जो रिएक्शन में पहले से I2 है उसको यूज होना पड़ेगा, तो I2 भी क्या हो जाएगा, यहां से कम होगा, और नया HI बनने वाला है तो HI बढ़ेगा और एक टाइम के बाद वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। बुलाया पहला ग्राफ समझ में, पहला ग्राफ आया समझ में, ठीक है। मैं आपको 2-4 और ऐसे एग्जांपल बना के बताऊंगा। सबसे पहले देख लो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, the composition of the equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of the concentration change। आप जो भी चेंज करोगे उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन आगे बढ़ेगा, आपके चेंज को मिनिमाइज किया जाएगा, ठीक है। आप अगर कुछ बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोसीड करके उसको वापस घटा देगा, आप अगर कुछ घटाओगे तो रिएक्शन प्रोसीड करके उसको वापस बढ़ा देगा, ठीक है। ओके चलो, Now let's talk about the effect of pressure change. Before that, इसके एक दो मैं आपको केस बताता हूं वापस, एक स्लाइड ऐड करते हैं। Suppose we have this reaction N2 plus 3H2 that gives you 2NH3, ठीक है। Let's say reaction already equilibrium में है, let's say time and say it is a concentration C। Suppose ये जो है वो let's just for the case ये N2 का लाइन है, ये H2 का लाइन है, let's say ये अमोनिया का लाइन है, ठीक है। अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में सब कुछ कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या करा, सुनना ध्यान से, मैंने सडनली अमोनिया को निकाल दिया, मैंने क्या करा, अमोनिया को निकाल दिया, है ना। अमोनिया को निकाल दिया मतलब सडनली यहां से ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। मैंने क्या करा, अमोनिया रिमूव किया, चलो अमोनिया रिमूव करते ही क्या होगा, किस तरफ जाएगा रिएक्शन, मैंने अमोनिया को रिमूव कर दिया, अमोनिया को निकाल दिया, किस तरफ जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड के रिवर्स, फॉरवर्ड, क्योंकि यहां से आपने निकाल दिया ना, ये लेवल नीचे आ गया तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा मतलब ये दोनों वापस कंबाइन होंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वापस क्या बन जाएगा, अमोनिया बनेगा, राइट। तो ये दोनों वापस कंबाइन होंगे, कंबाइन होंगे का मतलब क्या हो गया, कंबाइन होंगे का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और अमोनिया बनेगा, मतलब ये वैल्यू घट के इक्विलिब्रियम में जाएगा, ये वैल्यू भी घट के इक्विलिब्रियम में जाएगा और ये अमोनिया वापस बन के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अगेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो हमने जैसे ही अमोनिया निकाला क्या हुआ, यहाँ पे N2 and H2 combined, और वी कैन राइट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज, क्योंकि हमने इसको निकाल दिया ना तो H2 फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज टू रिप्लेनिश द इक्विलिब्रियम, राइट। तो क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, समझ लो ये सारे केस को, क्योंकि रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा तो ये कंज्यूम होगा, ये भी कंज्यूम होगा और ये वापस बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर्टिकुलर रिएक्शन में ये चेंज करने से ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ओके।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, दैट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर का इफेक्ट जो है वो खाली गैस पे होता है, सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर होता है? गैस के ऊपर होता है, वेरी सिंपल। क्योंकि गैस ही प्रेशर बढ़ाने से कॉम्प्रेस होते हैं, प्रेशर घटाने से एक्सपांड होते हैं, राइट। अ वेरी सिंपल थिंग, आपको पहले कोई भी गैसियस रिएक्शन दिया है तो आपको ये चेक करना है किस तरफ गैस के मोल ज्यादा है। इधर गैस के मोल ज्यादा है, मतलब रिएजेंट में गैस के मोल ज्यादा है, कि प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा है, ठीक है। अगर यहां पे गैस के मोल ज्यादा है, सुनिए ध्यान से, अगर रिएजेंट में गैस के मोल ज्यादा है तो जैसे ही मैं यहां से इसको प्रेशर दूंगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। समझे कि नहीं? अगर यहां पे गैस के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट में, तो जैसे ही आप प्रेशर दोगे, रिएक्शन कहां चला जाएगा? रिवर्स। समझे कि नहीं समझे? समझ आई बात आपको? तो सिंपल सा याद क्या रखना है कि अगर रिएजेंट में गैस के मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और अगर प्रोडक्ट में गैस के मोल ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। ठीक है, ओके। लेट क्यों हुआ? खड़े रहो, उसको भी खड़े रखा देख। हाँ, नहीं तो उसको लग गया सर फेमिनिस्ट है कि नहीं? हाँ बोल रहा है। चलो, a pressure change obtained by changing the volume can affect the yield of product in case of gaseous reaction where the total number of moles of gaseous reactant and total number of moles of gaseous products are different। दोनों तरफ गैस के मोल अलग अलग होने चाहिए तो ही आपको प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा। सिंपल सा याद क्या रखना है, अगर नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में गैस ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। तो प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और इसमें अगर आप प्रेशर को घटाओगे तो उल्टा, प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। वहीं पे अगर नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब इस तरफ अगर गैस ज्यादा है प्रोडक्ट में तो उस केस में प्रेशर बढ़ाने से, इस तरफ गैस ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाने से कहां जाएगा? रिवर्स। और प्रेशर घटाने से कहां जाएगा? ये फॉरवर्ड। सिंपल। लेट्स टेक द एग्जांपल। इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी यहां पे दिए, एक्सपेरिमेंट नो नो। चलो लेट्स टेक द एग्जांपल। ध्यान यहां पे, सपोज मैंने अमोनिया का ही रिएक्शन लिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दैट गिव्स मी 2NH3 गैस। चलो अब अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? तो मैं सिंपली देखूंगा यहां पे कि इधर कितने गैस के मोल है, तो नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 1 और 3 मिला के 4 गैस के मोल है ना। और प्रोडक्ट में किसके गैस, कितने गैस के मोल है? तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में 2 ही मोल है। इधर प्रेशर ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड, ओके। और अगर प्रेशर कम कर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। समझे क्या नहीं? सो दिस रिएक्शन proceed in forward direction, proceed in forward direction on increasing pressure and vice versa, तो उल्टा, ठीक है, मतलब प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन ऑन डिक्रीजिंग दी प्रेशर। एक और एग्जांपल लेते, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान यहां पे, ओके। सो इफ आई गिव यू द रिएक्शन लाइक 2A गैस प्लस B गैस, दैट गिव्स C सॉलिड प्लस 3D गैस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर? काउंट, यहां पे कितने गैस के पार्टिकल है? नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 2 + 1 दैट इज 3। इधर कितने गैस के पार्टिकल है? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं?
तीन ही है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड दिया है मैंने, गैस कितना है, तीन ही है। दोनों तरफ गैस के पार्टिकल्स सेम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स कैसे है, सेम है, तो प्रेशर का इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यू कैन से वॉल्यूम, क्योंकि आप प्रेशर वेरी कैसे करोगे, गैस का प्रेशर कैसे बढ़ाओगे आप, वॉल्यूम कम करके। प्रेशर घटाओगे कैसे, वॉल्यूम कम करके। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड केस तो लिखना ही रहेगा, अगर दोनों तरफ डेल्टा एनजी सेम है देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट सेम है देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। बोलो इतनी बात आई समझ में, हमने दो फैक्टर सीखे, एक समझा हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक समझा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलो मैं इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन का भी रिलेट करके पूछ रहा हूँ कि क्या करेंगे। चलो अगर मैंने मान लो बी को निकाल दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, अगर बी को निकाल दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स, क्योंकि ये लेवल कम हो गया तो रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स। ठीक है, अगर मैंने मान लो डी को और डाल दिया अंदर, डी को और डाल दिया, कहां जाएगा रिएक्शन, डी को और ऐड किया तो किस तरफ जाएगा रिएक्शन, रिवर्स। समझ आ रहा है सबको लिचाडेले प्रिंसिपल, समझ आ रहा है सबको लिचाडेले प्रिंसिपल। चलो आगे देखते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ गैस एडिशन, हम ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस के एडिशन से, इनर्ट गैस मतलब मान लो कि हमने आर्गोन ऐड किया, नियोन ऐड किया, तो इनर्ट गैस को ऐड करने से कोई भी चेंज आता नहीं है, देयर इज नो चेंज, पर नो चेंज तो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट and inert gas such as argon is added which does not take part in the reaction, the equilibrium still remain undisturbed, right? equilibrium disturb होता नहीं है inert gas add करने से। क्यों ऐसा? It is because the addition of inert gas at constant volume does not change the partial pressure or molar concentration of substance involved in the reaction. आपने inert gas डाला है, inert gas के डालने से reaction mixture में पहले से जो gases है उसके पार्शियल प्रेशर, मतलब इंडिविजुअल गैस के प्रेशर में कोई चेंज आता नहीं है जब आप इनर्ट गैस डालते हो तब। बट आपको कंटेनर का वॉल्यूम कैसा रखना है, फिक्स रखना है। कंटेनर का वॉल्यूम कैसा रखना है, आपको फिक्स रखना है, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस के ऐड करने से अंदर जो ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है उसके प्रेशर में कोई चेंज आता नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई चेंज आने वाला नहीं है और रिएक्शन में कोई फर्क होना नहीं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। द रिएक्शन क्वोशंट चेंजेस ओनली, वो रिएक्शन क्वोशंट क्यों कब चेंज होगा, इफ द गैस एडेड इज आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अगर आप ऐसा कोई गैस डालोगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, चेंज करने के लिए। Is that clear? Is that clear? Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई सुनना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना के, हमने लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक ही पैरामीटर से चेंज होता है और वो है टेम्परेचर। बाकी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर पाए। बाकी कोई भी पैरामीटर जब आप चेंज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, तो चेंज हो रहा है रिएक्शन क्वोशंट, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होगा, व्हेन यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर। अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूं, आपको तुरंत ही आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक, एक होते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, आगे ना, एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब, मतलब हीट एक रिएक्टेंट, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब होने वाला है। आगे ना, तो हीट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट बिकॉज हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं इसका मतलब मैंने हीट सप्लाई किया, कहां जाएगा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट होता है एब्जॉर्ब, मतलब रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब हीट ही भी एक रिएक्टेंट ही हो गया ऐसा मान लो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट भी एक रिएक्टेंट ही है। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा के और हीट सप्लाई किया तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, बिकॉज ये लेवल ऊपर आ गया।
अगर इसमें मैंने मान लो टेम्परेचर घटाया मतलब हीट को कम कर दिया तो रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड। ठीक है। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है? क्या होता है? हीट रिलीज। मतलब हीट किस तरफ आएगा? प्रोडक्ट की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं हीट सप्लाई करूं तो क्या होगा? कहां जाएगा रिएक्शन? रिवर्स। अगर टेम्परेचर कम करूं हीट कम कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। खत्म। ठीक है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाते हैं, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड जाते हैं। कोई भी रिएक्शन जब होता है ना इंडस्ट्री में तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो रिएक्शन को कितने टेम्परेचर पे और कितने प्रेशर पे करवाया जाए ताकि कम से कम एनर्जी को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाए। तो वो जो बेस्ट कंडीशन होती है ना टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमम रिएजेंट, वो बेस्ट कंडीशन को कहा जाता है ऑप्टिमम कंडीशन। क्या कहते हैं उसको? ऑप्टिमम कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे यही सारी चीजें देखी जाती है कि प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि प्रेशर घटाना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। यही सारी चीजों को डिसाइड करके फिर एक ऑप्टिमम कंडीशन डिसाइड करी जाती है। ठीक है। चलो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। ये बहुत प्यारा से 2-3 एक्सपेरिमेंट है जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। व्हेन अ चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, व्हाट विल चेंज? केसी विल चेंज। केसी को एक ही जन चेंज कर सकता है, वो टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। राइट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो के का वैल्यू है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो के का वैल्यू है ये डिक्रीज होता है विद द रेज इन टेम्परेचर। वहीं पे एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स। ठीक है। याद रहेंगे स्टेटमेंट। के का वैल्यू चेंज होगा व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू कम हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ जाएगा। गॉट इट? चलो अब देखो एक एक्सपेरिमेंट दिया है। तो देखो यहां पर एक रिएक्शन दिया है 2NO2 कंबाइन होकर बन रहा है N2O4, मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बन गया, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन। ठीक है। और इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? -57.2, मतलब एंडो के एक्सो, डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सो एक्सो राइट, एक्सो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से कहां जाती है? फॉरवर्ड। नहीं, रिवर्स। एक्सो है ना, तो एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से कहां जाती है? रिवर्स। और टेम्परेचर घटाने से कहां जाती है? फॉरवर्ड। समझ रहे हो मैं एरो क्या मार रहा हूं? वो है एरो समझ आ रहा है सबको? ओके। अब ये जो NO2 है ना इसका कलर होता है ब्राउन और N2O4 जो है कलरलेस है। तो हमने क्या करा है पता है? हमने देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। हमने क्या करा है हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये डाल दिया है NO2। NO2 अपने आप रिएक्शन करके N2O4 बनाएगा और आपको कुछ ब्राउन जैसा कलर दिखेगा, क्योंकि पूरी तरह NO2 कंज्यूम होने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो आपको ब्राउन कलर दिखेगा। अब हमने वो दोनों टेस्ट ट्यूब को पहले पानी वाले बीकर में रखा था नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है। अभी दोनों का कलर सेम है, दोनों में यही वाला रिएक्शन हो रहा है। अब एक टेस्ट ट्यूब को हमने रख दिया ठंडे पानी में, फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग मिक्सचर। एक को रख दिया ठंडे पानी में, एक को रख दिया गर्म पानी में 360 डिग्री केल्विन। इसके अंदर कलर ज्यादा इंटेंस होगा। तो रिएक्शन कौन सा है? एंडो के एक्सो, एंडो के एक्सो, एक्सो है। तो अगर मैं टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब कौन सा कलर ज्यादा हो जाएगा? ब्राउन। समझे कि नहीं समझे? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां चला जाएगा? रिवर्स चला जाएगा। रिवर्स मतलब सॉल्यूशन ज्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो गर्म पानी में देखो सॉल्यूशन ज्यादा ब्राउन है
और वहीं पे अगर इसको ठंडे पानी में रखेंगे, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कैसा होता जाएगा? कलरलेस, कलर की इंटेंसिटी कम हो गई। समझे कि नहीं? समझ आया एग्जाम्पल आपको? एग्जाम्पल आया सबको समझ में? देखो ऐसा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखा। अब एक एग्जाम्पल ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, चलना। हाँ, ये एग्जाम्पल दिया है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से कहां जाते हैं? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक बढ़ाने से कहां जाता है? फॉरवर्ड, है ना। और टेम्परेचर घटाने से एंडोथर्मिक कहां आता है? रिवर्स, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है COH2O6+3 जो पिंक कलर का है, ठीक है। Cl माइनस आयन में आप HCl NaCl कुछ भी डाल दो तो रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में और आपको मिलेगा COCl4 जो ब्लू कलर का है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कौन सा कलर बढ़ेगा? पिंक के ब्लू? टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा कलर बढ़ेगा? पिंक के ब्लू? रिएक्शन कौन सा? एंडो के एक्सो? एंडो। टेम्परेचर बढ़ाने से कहां जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा मतलब ब्लू कलर, और टेम्परेचर घटाएंगे तो कहा जाएगा? रिएक्शन रिवर्स। रिवर्स मतलब पिंक कलर। आया एग्जांपल समझ में? ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट, राइट। एक ऐसा रिएक्शन है जो ब्लड रेड कलर बनाता है। हाँ, वो ब्लड रेड कलर वाला एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से। तो हमें लेना है Fe+3 आयन और दूसरा लेना है थायोसाइनाइड आयन HCN-। ये फेरिक और ये थायोसाइनाइड, ये दोनों आयन जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है विच इज FeHCN2+, और ये एकदम ब्लड रेड कलर का कंपाउंड होता है, एकदम ब्लड रेड जैसा दिखता है। और इसने मुझे 55 मिलियन व्यू दिए थे यूट्यूब पे। कितने? 55 मिलियन व्यू और 100 के सब्सक्राइबर, सारे डेथ सब्सक्राइबर, कोई काम के नहीं। एनीवे चलो, अब अगर इसके अंदर मैं कोई ऐसा रिएजेंट डालूं, सुनो बेटा ध्यान यहाँ पे, अगर इस रिएक्शन में मैं कोई ऐसा रिएजेंट डालूं जो Fe+3 को खा जाए, Fe+3 को खा जाने का मतलब है, टेक्स्ट बुक लाना, उसमें नाम दिया हुआ है रिएजेंट का, लाना फटाफट। लेट्स सी कहां गया वो रिएक्शन, ये रहा, ओके। अगर मैं इसके अंदर, अगर इस एग्जांपल में मैं ऐड करूं ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, अगर मैंने ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया इस एग्जांपल में H2C2O4, तो होगा क्या? जो ऑक्सैलिक एसिड है ना वो ये Fe+3 के साथ कंबाइन होकर बना लेगा, ये बना लेगा, कंबाइन हो गए FeC2O4 थ्राइस -3। तो H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड डालूंगा अगर मैं, तो बोलो ब्लड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑक्सैलिक एसिड डालने से ब्लड कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ऑक्सैलिक एसिड डाला, ऑक्सैलिक एसिड ने इसको खा लिया, इसके साथ जुड़ के ऐसा कंपाउंड बना लिया, मतलब ये कम हो गया, ये कम हो गया तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। रिवर्स आएगा मतलब ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक और रिएजेंट भी डाला है जो थायोसाइनेट के साथ जुड़ता है, और वो है ये आयन FeHCN2+ बनता है। हाँ, एक ही HCN जुड़ता है और चार्ज रहता है +2, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और चार्ज रहेगा +2, ठीक है। ब्लड रेड कलर का कंपाउंड है। एक और भी इसमें दिया हुआ है, मर्क्यूरी डालना है, हाँ ओके। अगर हमने इसमें HgCl2 डाला भाई, अगर हमने इसमें HgCl2 डाला तो Hg क्या करेगा? मर्क्यूरी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, HgCl4 -2, HgCl4 -2, सही है। कहां गया HgSCN? हाँ हाँ, SCN के साथ जुड़ के बनाएगा ये HgSCN4 -2। बोलो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड के रिवर्स? अगर आपने इसमें HgCl2 डाला मिक्सचर में तो मेज को खा जाएगा, तो भी रिएक्शन कहां जाएगा? रिवर्स, क्योंकि ये कम हो गया ना, तो रिएक्शन कहां आएगा? रिवर्स। तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? इन दोनों केस में रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू
डिक्रीज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बस तो ये एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। फिर इसको चलो, तो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेक कर लिया, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस चेक किया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमने देखा दो एग्जांपल के साथ। टेम्परेचर वाला खास ध्यान रखिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगर मैं सिंपल आपको बना के दे दूं तो इतना आपको ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से हम कहा जाएंगे फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने से कहा जाएंगे फॉरवर्ड। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, तो इसमें टेम्परेचर घटाने से हम कहा जाएंगे फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से आगे जाएंगे, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने से आगे जाएंगे। वेरी सिंपल, राइट? रीजन यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली उसका। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटालिस्ट रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। कैटालिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ओवरऑल नहीं करता है। कैटालिस्ट क्या करेगा? रिएक्टेंट के साथ कुछ टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा, और टेम्पररी बॉन्ड बनने से रिएक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। तो देखते जाओ कैटालिस्ट क्या करता है। कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच रिएक्शन? फॉरवर्ड के रिवर्स? कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट। कैटालिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा उतना ही वो रिवर्स रिएक्शन का भी रेट बढ़ाएगा। कैटालिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का इक्वल अमाउंट में ही रेट बढ़ाएगा, तो कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगा और कोई चेंज नहीं आता है। कैटालिस्ट डालने से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, प्रोडक्ट तो जितने मिलने हैं उतने ही मिलने हैं, बट प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएंगे बिकॉज कैटालिस्ट दोनों तरफ से रिएक्शन को स्पीड अप करता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाए। देखिए जीत, चलो। So catalyst increase the rate of chemical reaction by making available a new low energy pathway. Alternate path ढूंढेगा वो, low energy pathway for the conversion of reactant to product. It increases the rate of forward and reverse reaction that passes through the same transition state and does not affect the equilibrium. As I told you, catalyst forward और reverse दोनों reaction के rate को equally बढ़ाएगा, तो overall equilibrium में कोई change आता नहीं है। कैटालिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। आप 12th में सीखोगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। कैटालिस्ट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एक्सेप्ट द सेम अमाउंट। तो कैटालिस्ट जितना फॉरवर्ड को इफेक्ट करेगा उतना ही एग्जैक्टली वो रिवर्स को भी इफेक्ट करेगा, राइट? कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। इक्विलिब्रियम पे मैंने जो आपको बताया जितने प्रोडक्ट मिलने हैं उतने ही मिलेंगे, कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, खाली जल्दी मिल जाएंगे प्रोडक्ट। क्योंकि कैटालिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन को ऑल्टरनेट पाथवे से ले जाएगा। क्या करेगा? कैटालिस्ट रिएक्शन को लेके जाएगा ऑल्टरनेट पाथवे से, राइट, जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों की एनर्जी को कम कर दिया जाएगा। आगे, इट डज नॉट अपीयर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कैटालिस्ट आपको ओवरऑल रिएक्शन में भी देखने नहीं मिलेगा, और जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का फॉर्मूला बनाते हो उसमें भी कैटालिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन में होगा ही नहीं, वो मदद करके चला जाएगा। ठीक है, कैटालिस्ट डालेंगे, रिएक्शन स्पीड अप होगा, एट द एंड कैटालिस्ट आपको जैसा था वैसा ही वापस मिल जाएगा। ओके, अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि अमोनिया बनाने का जो प्रोसेस है N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3, इसमें कैटालिस्ट का काम करता है Fe, और इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर प्रोसेस। देन एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस आता है जहां पे SO2 को ऑक्सीडाइज करके बनाया जाता है SO3। इसका कैटालिस्ट है वनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, इसे कहते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है ये। एक और, वेजिटेबल घी को हाइड्रोजन ऐड करके कन्वर्ट करा जाता है ऑयल को कन्वर्ट करा जाता है घी में। ये 10th में था ना। यहां कैटालिस्ट यूज होता है निकल, राइट? तो इन सबके अंदर कैटालिस्ट यूज हो रहा है। वापस एक बार बता रहा हूं, कैटालिस्ट क्या चेंज करता है? क्या चेंज करता है कैटालिस्ट? फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल अमाउंट में, एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करता है। कैटालिस्ट क्या चेंज नहीं करेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन,
कैटालिस्ट चेंज करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है खत्म, ये टॉपिक पूछा जाता है। इसमें से ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से इसको देखना है, राइट। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है खत्म, विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अगले क्लास में करेंगे इसका बड़ा पार्ट, विच इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, बट दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास।